एड्स क्या चीज़ होती है, मीन्स व्हाट इज एड्स। अब एड्स क्या है, तो देखो एड्स भी एक डिसीज ही है। एड्स भी क्या है, एक एड्स जब डिसीज है, एड्स भी क्या है, एक डिसीज है। इसका नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या नाम होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब ये क्यों होती है, एक वायरल डिसीज होती है। डिसीज कौन सी होती है, एक वायरल डिसीज होती है। कैसी डिसीज होती है, वायरल डिसीज होती है। मीन्स वायरस के कारण स्प्रेड होती है। कौन के कारण स्प्रेड होती है, यह एक वायरस के कारण स्प्रेड होती है। बिल्कुल वायरस के कारण स्प्रेड होती है। अब वायरस कौन सा वायरस, तो HIV वायरस। कौन सा वायरस, HIV वायरस, या बोल दो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के कारण यह जो होती है डिसीज। ठीक है, तो द वर्ड एड्स और एनसीईआरटी क्या लिखती है, देखो द वर्ड एड्स, एड्स इसका मतलब हमने अगर दिखा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या कहा हमने, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बिल्कुल, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम दिस मीन डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम की एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल इंडिकेटिंग। ध्यान रखना, इसका मतलब क्या होता है कि डेफिशिएंसी इंड्यूस हुआ। ध्यान रखना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब क्या है कि इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी होना, इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी होना, वो भी लाइफ टाइम तक एक्वायर हो जाना, और एक बार एक्वायर होने के बाद लाइफ टाइम में रखना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम क्या होता है, सिंड्रोम का मतलब होता है सिम्टम का कलेक्शन। तो लिखती है एंग्जाइटी एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल इंडिकेटिंग दैट इट इज नॉट अ कंजेनाइटल डिसीज। सिंड्रोम का मींस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सिम्टम एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981। एड्स का जो पहला जो एड्स का जो रिपोर्ट हुआ था, पहला जो केस था वो रिपोर्ट हुआ था 1981 के अंदर, और पिछले 25 सालों में 25 मिलियन केस देख चुके हैं। एंड इन द लास्ट 25 ईयर्स सो इट इज एक्सप्लोर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड किलिंग मोर देन 25 मिलियन पर्सन को किल कर चुका है। एड्स के कारण 25 मिलियन जो पर्सन है वो किल हो चुके हैं। ध्यान रखना, ठीक है। आगे एनसीईआरटी क्या लिखती है, समझो। एड्स इज कॉल्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के कारण होती है। अ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस कौन सा वायरस होता है, रेट्रोवायरस जो होता है वो एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है, सिंगल स्टैंडर्ड वायरस होता है। ध्यान रखना, कैसा वायरस होता है, सिंगल स्टैंडर्ड वायरस होता है। ध्यान रखना, विच हैव एन एनवेलप होता है एंक्लोजिंग आरएनए जीनोम। बिल्कुल, ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली अकर बाय सेक्सुअली कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन और बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। ध्यान रखना, यह जो ट्रांसमिशन होता है HIV के इन्फेक्शन का, वो जनरली 2 प्रकार से होता है। ये मतलब जनरली 4-5 प्रकार से होता है ना। उसमें पहला जो बेज आता है वो आता है सेक्सुअल कांटेक्ट। सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू हो सकता है, मदर से फीटस के अंदर जा सकता है, इन्फेक्टेड नीडल्स के थ्रू हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरह हो सकता है। वही लिखा है, एक तो सेक्सुअल कांटेक्ट लिख दिया, ठीक है, एक तो सेक्सुअल कांटेक्ट से हो सकता है, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट हो सकता है। बिल्कुल, है ना, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल इन केस ऑफ कंट्रावीनस, इंट्रावीनस ब्लड एब्यूजर हो सकता है। साथ के साथ फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा हो सकता है, ठीक है। सो पीपल बी आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन इंक्लूड, ध्यान रखना, इंक्लूड भी है, ध्यान रखना, इंडिविजुअल हो सकता है, क्या हो सकता है, बिल्कुल देखने को मिल सकता है, ऐसा देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, अब आगे एनसीईआरटी क्या लिखती है वो समझो। आगे एनसीईआरटी लिखती है इंडिया, ठीक है ना। इंडिया के अंदर यदि हम बात करें तो देखो, अब देखो ये रेट्रो वायरस अटैक कैसे करता है उसके बारे में बताएगा। ये देखो, ये रेट्रो वायरस था हमारा, बिल्कुल। अब ये रेट्रो वायरस के अंदर वायरल आरएनए कोड होता है, क्योंकि इसके अंदर देखने को मिलता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या देखने को मिलता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिलता है, बिल्कुल। अब देखो क्या होता है कि देखो इसका जेनेटिक मटेरियल है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो ये पहले सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, डीएनए बनाएगा। और आरएनए से डीएनए बनाना जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए से क्या बनाता है, डीएनए बनाने का काम करता है, बिल्कुल, ठीक है। अब आगे देखो, आगे एनसीईआरटी क्या लगती है, वायरल आरएनए कोड था, वायरल प्रोटीन कोड होता है। प्रोटीन तो बाहर ही रह जाएगा, पर उसका आरएनए कोड है वो अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है। तो वायरल आरएनए जो होता है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है सेल के अंदर। वायरल आरएनए जो है वो इंट्रोड्यूस होता है सेल के अंदर। सेल के अंदर कौन इंट्रोड्यूस होता है, तो वायरल आरएनए जो होता है वो सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है। साथ के साथ वायरल डीएनए प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जो वायरल डीएनए उसको प्रोड्यूस कर लिया अपन ने, तो बोला था भाई मैंने कि जो उसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आ रहे हैं वो एंटर कर जाएगा, और फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो एंटर किया है वो जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा डीएनए बन जाएगा। फिर जो वायरल डीएनए होगा वो इन पर इनकॉर्पोरेट कर जाएगा जीनोम के अंदर। जो जीनोम है उसके अंदर क्या कर जाएगा, इनकॉर्पोरेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, इनकॉर्पोरेट कर जाएगा, बिल्कुल इनकॉर्पोरेट कर। अब क्या होगा देखो, उसके बाद क्या होगा कि जो इसका डीएनए है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो हमारे पास रेट्रो वायरस था उसका आरएनए जीनोम था वो एंटर करा सेल के अंदर, फिर उसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया, डीएनए बना। फिर डीएनए बनने के बाद ये ध्यान रखना, ऐसे पूछ लेता है, कैसे पूछ लेता है कि यहाँ पर लिख देगा, ये यहाँ पर लिख देगा आपको बी,
यहाँ पर लिख देगा आपको सी और पूछ लेगा बताओ ये क्या है, सी क्या है, ए क्या है, बी है। तो ये क्या है, तो ध्यान रखना ये क्या है, वायरल डीएनए प्रोड्यूस, यहाँ पर क्या हुआ है, ये वायरल डीएनए प्रोड्यूस हुआ है। ये क्या कर रहा है, वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट हुआ है होस्ट के जीनोम में, होस्ट के अंदर जीनोम के अंदर वायरल जो डीएनए था वो इनकॉर्पोरेट हुआ है। अब अगली स्टेप के अंदर क्या देखने को मिला है, न्यू वायरल डीएनए प्रोड्यूस, ध्यान रखना न्यू वायरल आरएनए, सॉरी अब नया वायरल आरएनए बनेगा फिर से। कुछ नहीं होता है, जो रेट्रो वायरस होता है, प्रत्येक वायरस वही काम करता है, प्रोटीन मशीनरी को कंट्रोल में ले लेता है और अपनी नई रेप्लिका बनाता है। तो सबसे पहले सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था तो डीएनए था, अब हमारा डीएनए होता है तो उसने भी डीएनए बनाया, फिर अपने डीएनए को इनकॉर्पोरेट कर लिया, कंट्रोल में ले लिया, ठीक है, डीएनए और न्यूक्लियस को, फिर उसने नए वायरल आरएनए बनाने शुरू कर दिए, नए वायरस प्रोड्यूस हुआ है। ध्यान रखना ये क्या कर दिए, नए वायरस प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। ये जो तुमको दिख रहा है ये क्या दिख रहा है, ये नए वायरस दिख रहा है, तो उसने नए वायरस प्रोड्यूस कर दिए। फिर जो नए वायरस हैं अब वो नई सेल को इन्फेक्ट करेंगे, जो वायरस हैं वो किसको, सेल को इन्फेक्ट करेंगे। अब ये नए वायरस जो है नई सेल को इन्फेक्ट करने का काम करेंगे, बिल्कुल। अब देखो आगे, नोट इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव व्हाइल वायरसेज आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड ध्यान रखना इन्फेक्टेड जो सेल है वो सर्वाइव कर सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान रखना। ये जो नोट है ये जरूरी है, ध्यान रखना, ये नोट जो है वो जरूरी है, आपको ध्यान रखना ही रखना है। इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव व्हाइल वायरसेज आर बीइंग, है ना, वायरसेज आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज, ध्यान रखना इस बात का, क्या कि जो इन्फेक्टेड सेल है, जो सेल इन्फेक्ट हुई है वो सर्वाइव कर सकती है, जरूरी नहीं है कि वो किल ही हो, वो सर्वाइव कर सकती है। पर देखो होगा क्या इसके कारण, पर जो कंटिन्यूसली जो बार वाली जो सेल है वो कंटिन्यूसली जो होंगी वो रेप्लिकेट और रिलीज होती रहेंगी, मतलब नई इन्फेक्ट सेल से जो है वायरस कंटिन्यूसली रेप्लिकेट और रिलीज होते रहेंगे, यही उसका सबसे खतरनाक चीज होती है, यही इसका सबसे खतरनाक डेंजर वाली बात है कि लिविंग तो रहेगी वो सेल, सेल तो जिंदा रहेगी, पर साथ के साथ नए वायरस प्रोड्यूस होते रहेंगे। नए वायरस कैसे होते रहेंगे, प्रोड्यूस होते रहेंगे, बिल्कुल। अब देखो आगे क्या लिखती है एनसीईआरटी, सेक्सुअल पार्टनर्स ड्रग एडिक्ट टू टेक ड्रग्स इंट्रावीनस से फैल सकती है इंट्रावीनसली, ठीक है। और इंडिविजुअल हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इंडिविजुअल जो कि रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन ले करते हैं, मतलब उनके अंदर ब्लड की कमी होती है तो वो रिपीटेड ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कराते हैं, उनके अंदर भी प्रेस हो सकता है। चिल्ड्रन बोर्न टू एन HIV मदर इन्फेक्टेड मदर यदि HIV इन्फेक्टेड है तो उनके बच्चे के अंदर, बेबी के अंदर भी जा सकता है प्लेसेंटा के थ्रू। डू यू नो व्हेन डू पीपल नीड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिपीटेड कब जो चाहिए होता है, तो ध्यान रखना ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिपीटेडली आपको तब चाहिए होता है जब आपकी जो किडनी है, ध्यान रखना, ठीक है ना, उसके अंदर कुछ है ना डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर ये ना अपन क्या करते हैं, अपन ब्लड रेगुलरली रिपीट करते हैं, किसको, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को अपन क्या करते हैं, रेगुलरली रिपीट करने का काम करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन को, ठीक है ना। हाँ, फाइंड आउट एंड मेक अ लिस्ट ऑफ सच कंडीशंस, इट इज इंपॉर्टेंट टू स्प्रेड, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट HIV एड्स इज नॉट स्प्रेड बाय मियर टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट। यहाँ पर स्टेट करना जरूरी होगा कि जो HIV और एड्स है वो मियर टच से स्प्रेड नहीं होगा, मियर टच से स्प्रेड नहीं होगा मतलब सिर्फ छूने से स्टार्ट नहीं होता, तुम्हारी बॉडी के छूने से नहीं, वो सिर्फ बॉडी प्लेट से फूलता है, ध्यान रखना। इट स्प्रेड ओनली थ्रू फ्लूइड, ध्यान रखना, ओनली रख दिया एनसीईआरटी ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली एंड ओनली सिर्फ और सिर्फ बॉडी प्लेट से फैलेगा, ठीक है। इट इज हेंस इंपेरेटिव फॉर द फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल वेलबीइंग दैट HIV एड्स इन्फेक्टेड पर्सन आर नॉट आइसोलेट, उनको जरूरी नहीं है कि तुम आइसोलेट कर दो कि किसी को एड्स हो गया तो वहां से आइसोलेट ही कर दिया आपने, उसे फेंक ही दिया कहीं पर भी, ध्यान फ्रॉम फैमिली और साइड। देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन और अपीयरेंस ऑफ एड्स के सिम्टम में टाइम लैग होता है, दिस पीरियड में मेरी फ्रॉम अ फ्यू मंथ्स से ईयर लग सकते हैं, यूजुअली 5 से 10 से साल भी लग सकते हैं इसके अंदर। तो देखो बहुत खतरनाक है क्योंकि पता ही नहीं पड़ता कि कब कौन इन्फेक्टेड है कौन इन्फेक्टेड नहीं है, ठीक है ना, यही इसकी सबसे बड़ी वो है, वो दिक्कत। अब अगले देखो, आगे चलो एनसीईआरटी क्या कहती है। अब एनसीईआरटी आगे क्या कहती है उसे समझो। एनसीईआरटी आगे लिखती है, आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन, मतलब किसी भी बॉडी ऑफ द पर्सन की बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद, तो आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन द वायरस एंटर्स इनटू मैक्रोफेज, वायरस जो होता है वो मैक्रोफेज के अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है। तो आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन द वायरस एंटर्स इनटू द मैक्रोफेजेस के अंदर, ठीक है। तो जब बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है, तो आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ अ पर्सन द वायरस एंटर्स इनटू द मैक्रोफेज, मैक्रोफेज के अंदर भी एंटर करता है, ध्यान रखना। वायरस जो है वो लिम्फोसाइट के अंदर भी एंटर करेगा, ध्यान रखना, और साथ के साथ मैक्रोफेज में भी। वेयर RNA जीनोम ऑफ द वायरस, जो जहां पर RNA जीनोम जो होता है वायरस का वो रेप्लिकेट करता है, ध्यान रखना, वही प्रोसेस बताई गई है ऊपर वाली जो प्रोसेस है, ध्यान रखना कि वायरस बॉडी के अंदर पहले एंटर करेगा
और वायरस बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद मैक्रोफेज के अंदर एंटर करेगा, उसका आरएनए जीनोम होगा, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा, उसका डीएनए बनेगा, डीएनए इनकॉर्पोरेट होगा उसके जीनोम के अंदर, फिर उसके जीनोम के कारण वायरल नया नया वायरल आरएनए बनाएगा, वो नया वायरल आरएनए से नए वायरल प्रोटीन बन जाएंगे, यानी नए वायरस प्रोड्यूस हो जाएंगे, और नए नए वायरस जो होंगे दूसरी सेल को इन्फेक्ट कर देंगे। देखो ना हमारे टू फॉर्म वायरल डीएनए विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज दीज वायरल डीएनए गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट सेल डीएनए एंड डायरेक्ट द इन्फेक्टेड सेल टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल। बिल्कुल द मैक्रोफेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस इन दस वे एक्ट लाइक HIV फैक्ट्री की तरह काम करती है साइमल्टेनियसली। ध्यान रखना है HIV फैक्ट्री की तरह काम करता है मैक्रोफेज। साइमल्टेनियसली HIV एंटर करता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट में। ध्यान रखना टी हेल्पर के अंदर भी एंटर करता है। किसके अंदर भी एंटर करता है? टी हेल्पर के अंदर भी एंटर करता है। बिल्कुल ये जो है वो टी हेल्पर के अंदर भी एंटर करता है। ध्यान रखना ये किसके अंदर भी एंटर करता है? टी हेल्पर। तो मैक्रोफेज के अंदर तो हेल्पर करेगा, तो HIV की फैक्ट्री किसे कहा? मैक्रोफेज को। ध्यान रखना फैक्ट्री मैक्रोफेज है और ये कभी कभी टी हेल्पर को भी अटैक करता है। ध्यान रखना ठीक है। तो फैक्ट्री तो तुम्हारी मैक्रोफेज है। साइमल्टेनियसली साथ साथ ध्यान रखना HIV एंटर इनटू टी लिम्फोसाइट में भी हेल्पर टी लिम्फोसाइट में भी रेप्लिकेट अदर हेल्पर टी लिम्फोसाइट को। ठीक है अदर हेल्पर जो टी लिम्फोसाइट है, ध्यान रखना अदर हेल्पर जो टी लिम्फोसाइट है, ठीक है, उसके अंदर भी ये जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। देखो इन द बॉडी ऑफ द ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफर फ्रॉम बोट्स ऑफ फीवर। ध्यान रखना इस समय के दौरान उसके फीवर आता है, डायरिया होता है, वेट लॉस होने का काम। अब वेट लॉस तो होगा, ध्यान रखना ये सिम्टम ध्यान रखना एड्स के। डायरिया होता है, फीवर होता है, वेट लॉस होता है, डायरिया फीवर और वेट लॉस। ध्यान रखना वेट लॉस तो होगा ही होगा, क्योंकि एड्स का पेशेंट है। ध्यान रखना ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट। और हेल्पर टी लिम्फोसाइट होगा ये सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ शुरू होती है। डायरिया तो छोटी चीज़ है, वेट तो छोटी चीज़ है, ध्यान रखना फीवर तो छोटी चीज़ है, पर जब उसकी हेल्पर टी लिम्फोसाइट, जब उसकी ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट टकरा जाता है, तो उसका इम्यून सिस्टम ही वीक हो जाता है। और हमारे चारों तरफ इतने ज़्यादा पैथोजन मौजूद हैं कि यदि हमारा जो मतलब छोटे छोटे डिसीज जो है, छोटे छोटे पैथोजन, मामूली से पैथोजन, ठीक है, जो कि कभी भी डिसीज कर ही नहीं सकते, मतलब उनका पोटेंशियल डिसीज करने का बहुत कम होता है, वो भी डिसीज करके चले जाते हैं। ठीक है द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम द इन्फेक्शन दैट कुड हैव बीन अदरवाइज ओवरकम। ऐसे इन्फेक्शन के साथ इन्फेक्ट होता है जो कि ज़्यादातर नॉर्मल इंडिविजुअल होता ही नहीं है, सच एज पैरासाइट लाइक टैक्सोप्लाज्मा। एक पैरासाइट होता है टैक्सोप्लाज्मा, ध्यान रखना वो भी इसे इन्फेक्ट कर देता है ह्यूमन को एक पैरासाइट होता है टैक्सोप्लाज्मा, उसके अंदर कुछ भी ज़्यादा दम नहीं होती, मतलब नॉर्मल होता है बिल्कुल, ठीक है, उससे ज़्यादा कोई इन्फेक्ट नहीं होता। लेकिन जो एड्स का पेशेंट है उसे भी इन्फेक्ट कर सकता है, एड्स के पेशेंट को टैक्सोप्लाज्मा भी इन्फेक्ट कर सकता है। ध्यान रखना द पेशेंट बिकम सो इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाता है दैट ही इज अनेबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ हरसेल्फ अगेंस्ट दोज इन्फेक्शन। अ वाइडली यूज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है एड्स के लिए एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट। ध्यान रखना जो एड्स के लिए वो इंपॉर्टेंट वो टेस्ट होता है, वो एक उनमें से एक टेस्ट है, कौन सा? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट। लेकिन ध्यान रखना जिसे अपन क्या बोलते हैं? अलाइसा बोलते हैं। जो अलाइजा होता है वो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के बेस पे वर्क करता है। किसके ऊपर वर्क करता है? एंटीजन एंटीबॉडी जो इंटरेक्शन है उसके ऊपर वर्क करता है अलाइजा टेस्ट। और ये सिर्फ एड्स के लिए नहीं होता, ये अदर डिसीजेज के लिए भी यूज होता है। ठीक है हाँ एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ठीक है, अलाइसा जैसे कि हम कहते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, जैसे कि हम क्या कह दे सकते हैं, अलाइसा ज़्यादातर कह देते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग के कारण ट्रीटमेंट किया जाता है। इज ओनली पार्शियली अफेक्टिव है। ध्यान रखना ये सिर्फ पार्शियली अफेक्टिव होता है, कंप्लीटली अफेक्टिव नहीं होता है। ध्यान रखना है आपको। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसा अलाइसा, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है किसके थ्रू? एंटी रेट्रोवायरल ड्रग के थ्रू, लेकिन ये पार्शियली अफेक्टेड होता है। दे कैन ओनली प्रोलैंग द लाइफ ऑफ पेशेंट। उसके किससे क्या हो सकती है? सिर्फ प्रोलैंग लाइफ को बढ़ा सकते हैं हम, लेकिन उसे प्रिवेंट नहीं कर सकते मौत से तो यानी भगवान भी नहीं बचा सकता, मतलब मौत से तो जो है सिर्फ भगवान ही बता सकता है। ठीक है ना विच इज विच इज इनएविटेबल, मतलब आना ही आना है। ठीक है मौत तो आना ही आना है, जो मौत है वो तो आएगी ही आएगी। मौत 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 तक रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। ध्यान है ना, तो वो मौत तो आनी ही आनी है। बिल्कुल अब एनसीईआरटी आ गई क्या लिखती है उसे समझो।
अगर हम बात करें प्रिवेंशन ऑफ एड्स की, क्या बात कर रहे हैं, यदि हम बात करें प्रिवेंशन ऑफ एड्स, अब एड्स को कैसे प्रिवेंट किया जाता सकता है, देखो ना, प्रिकॉशन जो होता है वो प्रिवेंशन से ज़्यादा जरूरी है। क्यों? यदि आप मतलब प्रिकॉशन और प्रिवेंशन जो है, आप प्रिवेंट हो जाओ, प्रिकॉशन हो जाओ, ले लो, तो उससे तो आप बची जाओगे ना। ध्यान रखना, जो आपका वो होगा ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट से अच्छा क्या है, प्रिवेंशन कर लो, आप प्रिकॉशन कर लो। एड्स एज नो क्योर, ध्यान रखना, एड्स का कोई भी क्योर नहीं होता, एड्स जो है उसका कोई भी क्योर नहीं होता। यस, एड्स एज नो क्योर, एड्स का कोई भी क्योर नहीं होता। अब देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है, एनसीईआरटी लिखती है एड्स हैज नो क्योर, एड्स का कोई भी क्योर नहीं है, एड्स का कोई भी क्योर नहीं है। प्रिवेंशन जो होता है इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि इसका क्योर तो है नहीं, कंप्लीटली क्योरेबल होती नहीं है एड्स। तीन डिसीजेज जो है वो कभी भी क्योर कंप्लीटली क्योरेबल नहीं होती। एक तो है तुम्हारा एड्स, एक तो कौन है तुम्हारा, एड्स है, ठीक है। इसके अंदर एक और आता है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी हो गया तुम्हारा, एड्स हो गया, और जेनाइटल हर्पीज हो गया। तो ध्यान रखना, ये जो तीन डिसीज होती है, एड्स, हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्पीज, ये कंप्लीटली क्योरेबल नहीं होती, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर हम आज के बात करें तो एड्स एज नो क्योर, प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन होता है। मोर ओवर एचआईवी का जो इन्फेक्शन होता है, मोर ओवर एचआईवी का इन्फेक्शन, मोर ओवर, ध्यान रखना, मोर ओवर स्प्रेड ड्यू टू कॉन्शियस बिहेवियर, कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न एंड इज नॉट समथिंग दैट हैपेंस इंडिविजुअली। लेकिन देखा गया है ज़्यादातर देखा गया है कि जो एड्स का जो सिम्टम होते हैं, एड्स जो होता है वो कॉन्शियसनेस होता है, मतलब इंसान जो होता है वो उसे जानबूझकर करने की कोशिश करता है, एड्स को जानबूझकर ही इन्फेक्ट होना चाहता है, जबकि अपने आप नहीं होता ये एड्स का पेज, ऐसा नहीं है कि अपने आप। देखो बात क्या है कि भाई एड्स तो किसी को होगा बिल्कुल, तो वह कॉन्शियसली होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि वेक्टर बॉर्न डिसीज है कि पता चला कि उसे कंट्रोल ही नहीं किया जा रहा है, वेक्टर आ गया खा गया, उसमें गलती नहीं थी, मतलब इतना था ही नहीं कि वो कंट्रोल नहीं कर सकता था वेक्टर को। ना ऐसा है कि कोई इन्फेक्टिव स्टेज है, ना ऐसा है कि कंटेमिनेशन फूड एंड वाटर से है कि वो फूड एंड वाटर को रिप्लेस करके कर सकता है, ठीक है, कंट्रोल, ठीक है ना। तो ऐसा ऐसा होता तो ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि वो मतलब कर नहीं सकता, तो ऐसा हो रहा होता कि वो फूड और वाटर को कंटेमिनेट फालतू, मतलब पूरा कंप्लीटली जो है कंटेमिनेट फूड और वाटर को प्रिवेंट नहीं कर सकता, ठीक है ना, है ना। ऐसा तो है नहीं कि पूरा, ऐसा तो है नहीं कि वेक्टर बॉर्न डिसीज हो रही है कि भाई वेक्टर तो ये होता है खा ही जाता है, कभी ना कभी डिसीज होती है वो हो ही जाती है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं, वो तो भाई बहुत कम है, जैसे मदर टू फीचर। अब उसके अंदर देख लो, मदर टू फीचर छोड़ दो बस, तो मदर टू फीचर छोड़ दो, बाकी देखो ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो वो चेक करा के कराना चाहिए आपको, आपकी उसमें बहुत गलती देखने को मिलती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, ठीक है। दूसरी बात, आप वो तो ड्रग एब्यूजर हैं, वो तो कॉन्शियसली किया जा रहा है, ठीक है। और सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान भी आप यदि, है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान भी आप प्रिवेंटिव मीजर्स नहीं ले रहे हो, कॉन्डोम्स यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो कॉन्शियसली ही होता है, ध्यान रखना। कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न एंड नॉट समथिंग दैट हैपन इनएडवर्टेंटली, ऐसा ही नहीं होता अपने आप। लाइक निमोनिया, जैसे निमोनिया है, निमोनिया तो भाई हो ही जाएगा ना, तुम कब तक बचोगे। जैसे निमोनिया है वो तो एरोजोल के कारण हो रहा है भाई, ड्रॉपलेट के कारण हो रहा है, वो तो मान लिया कि तुम्हारे को हो ही जाएगा। कॉमन कोल्ड है वो तो मान लिया कि होना ही होना है भाई, कभी ना कभी तो हो ही जाता है वो तो। क्यों? यदि कोई नॉर्मल पीपल है उसको होना ही होना है। क्यों? क्योंकि ड्रॉपलेट और एयर के अंदर प्रेजेंट ही हम इंटरेक्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। निमोनिया और टाइफाइड, टाइफाइड मान लो बैक्टीरिया कंटेमिनेटेड फोटो हो ही जाएगा, लेकिन ऑफ कोर्स इन्फेक्शन इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट, न्यूबॉर्न मदर एक्सेट्रा मे टेक प्लेस ड्यू टू पुअर मॉनिटरिंग, ध्यान रखना। ये जो है वो पुअर मॉनिटरिंग के कारण हो सकती है कि ब्लड से फीटस में आ गया, या ब्लड मतलब वो मदर से फीटस के अंदर आ गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट से मदर में हो गया, ये पुअर मॉनिटरिंग के कारण होते हैं। द ओनली एक्सक्यूज मे बी इग्नोरेंस, जो ओनली एक्सक्यूज बना सकते हो, जो ओनली तुम वो दे सकते हो, ओनली एक्सक्यूज दे सकते हो, ओनली जो बहाना, मतलब केवल जो बहाना बना सकते हो वो जो है कि तुम इग्नोरेंस, ठीक है, तुम्हारे अंदर इग्नोरेंस थी, इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता, तुम्हारे अंदर जो अज्ञानता था उसके कारण तुम एड्स के पेशेंट बने हो। एंड इट हैज बीन राइटली सेड, ऐसा सही कहा गया है, क्या कहा गया है, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, इस किसके लिए कहा गया है, एड्स के लिए कहा गया है, ध्यान रखना। डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, ध्यान रखना, अज्ञानता से ना मरे, ध्यान रखना, अंधकार में ना मरे। इन आवर कंट्री जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, नाको, ध्यान रखना, नाम ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, नाको, नाको क्या नाम, नाको का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एड्स को कंट्रोल करने के लिए बनी आई गई है, ध्यान रखना। तो नाको जो है जिसे हम बोलते हैं नेट्स, है ना, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और अदर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी है, जैसे एनजीओ हमने कहा, आर ड्यूरिंग अ लॉट टू एजुकेट पीपल अबाउट एड्स। WHO हैज स्टार्टेड a number of program to prevent the HIV, ensuring the only disposable needle and syringes in the public and private hospital clinic के अंदर
फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कॉन्डोम फ्री मतलब फ्री समझो सही बात, कॉन्डोम यूज नहीं कर रहे हैं आप, फ्री यूज करा जा रहा है। आप जब आके सेक्सुअल इंटर उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन आप कॉन्डोम जरूर यूज करिए। कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज, एडवोटिंग सेफ सेक्स एंड प्रमोटिंग सेफ सेक्स को एडवोट कर गई, प्रोमोटिंग रेगुलर चेकअप फॉर HIV एंड सक्सेसिबल पॉपुलेशन आर सम सच स्टेप टेकन अप, लिए गए हैं। ये सब कुछ स्टेप हैं जो कि लिए गए हैं। ठीक है। यदि हम आगे बढ़े, देखो आगे क्या है, देखो इन्फेक्शन विथ, ध्यान रखना, इन्फेक्शन विथ HIV और एड्स, हैविंग एड्स इज समथिंग दैट शुड नॉट बी हिडन। इसको हिडन नहीं रखना जाना चाहिए कि बहुत सारे इंडिविजुअल जो होते हैं उसे छुपा के रख लेते हैं। अबे भाई हिडन कर रहे हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे समाज के अंदर लोगों का मामला है वो हिचक जाती हैं। ध्यान ध्यान रखना, समाज में क्या होगा क्यों हुआ होगा ऐसे कैसे, मतलब वो ऐसा लोग सोचने लगते हैं और उनके पास ज़्यादातर वही सोचते हैं जिनके अंदर इग्नोरेंस होती है। सिंस देन द इन्फेक्शन में स्प्रेड और मेनी पीपल और को फैल सकता है आपके कारण। HIV नीड हेल्प एंड सम सिंपैथी इंस्टीड ऑफ बीइंग सन्ड बाय दी सोसाइटी। ध्यान रखना, उनको ताने देने की बजाय है ना, उनकी मदद करना जरूरी है। अनलेस सोसाइटी रिकॉग्नाइज इट एज अ प्रॉब्लम टू अ डेल्थ विद इन अ कलेक्टिव मैनर के अंदर नहीं सोचेगी। मतलब जो पॉपुलेशन समाज जो है वो एड्स की जो समस्या है उसे कलेक्टिवली सामाजिक रूप पे समाज के लेवल पे नहीं सोचेगी। द चांसेज ऑफ वाइडर स्प्रेड ऑफ द डिसीज इंक्रीज मैनी फोल्ड, इंक्रीज करता जाएगा इन अ malady दैट कैन बी टैकल्ड बाय द सोसाइटी एंड मेडिकल फ्रेटर्नली एक्टिंग टुगेदर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिसीज को प्रिवेंट करना चाहिए। बिल्कुल। अब आगे एनसीईआरटी क्या लिखती है। अब एनसीईआरटी बात करने जा रही है कैंसर की, ध्यान रखना। अब एनसीईआरटी किसकी बात करने जा रही है? कैंसर की बात करेगी। किसकी बात करेगी? कैंसर। अब देखो कैंसर के बारे में अब तुम जानते हो कैंसर क्या होता है। बहुत सारे डिजीज करते हैं, मुझे देखा भी है। सबसे डेडली डिसीजेज में से ये हैं कैंसर और एड्स, ये सबसे ज़्यादा घातक हैं और फेटल हैं। ध्यान रखना, दीज आर द वन ऑफ द मोस्ट फेटल डिसीजेज हैं। ठीक है, उनमें से ये कैंसर। बिल्कुल। तो कैंसर जो है उसके इलाज हैं, उपचार है, पर है ना कंप्लीटली क्योरेबल जो है हो सकती है यदि अर्ली स्टेज, बहुत ही अर्ली स्टेज में यदि डिटेक्ट हो गई तो वही क्योरेबल हो सकती है ये डिसीज। अब दोनों की दिक्कत क्या है? एड्स की तो ये दिक्कत है कि क्योरेबल हो ही नहीं है। ठीक है, और क्योरेबल थोड़ी बहुत भी हो सकती है यदि अर्ली डिटेक्ट, जो कि कभी होता नहीं है, उसमें 10 साल लग रहे हैं भाई। मतलब 1 महीना लगे, 10 दिन लगे तो ही ठीक है, और उसमें तुमने 10 साल लगा दिए, 10 साल बाद तुम्हारे को पता पड़ा, ठीक है ना, तो फिर क्या मतलब क्या ही मतलब खाएं। वो तो हो गया तो हो गया, अब उसका कुछ नहीं हो सकता, उसका अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कैंसर की, तो कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रीडेड डिसीज ऑफ ह्यूमन बीइंग। ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा ड्रीडेड तो यही है। क्यों? क्योंकि भाई इसका मतलब मरता तो व्यक्ति दोनों में है, पर इसके अंदर जो व्यक्ति जिस हालत से गुजरता है, जिस हालत से मरता है ना, उससे तो मौत भी अच्छी लगती है व्यक्ति को। जो कैंसर का व्यक्ति है, कोई व्यक्ति जो है मौत को भी पसंद कर लेगा पर कैंसर को नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है व्यक्ति की। ठीक है, तो कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रीडेड डिजीज ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड जो मेजर कॉज है किसका? डेथ ऑल ओवर द ग्लोब। सबसे ज़्यादा जो डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, वो कैंसर के कारण ही हुई है पूरी धरती के ऊपर, ग्लोब के ऊपर। ध्यान रखना, बहुत से ज़्यादा, मोर देन अ मिलियन इंडियंस, लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा इंडियन जो है सफ़र कर चुके हैं। ध्यान रखना, क्या कर चुके हैं? सफ़र कर चुके हैं। बिल्कुल। तो कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रीडेड डिजीज ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड इज अ मेजर कॉज है डेथ ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड इज मेजर कॉज रहा है। मोर देन अ मिलियन इंडियन सफ़र फ्रॉम द, ठीक है ना, कैंसर से सफ़र करे हैं। मोर देन द इंडियन वो सफ़र करे हैं कैंसर से। बिल्कुल। अब आगे एनसीईआरटी क्या लिखती है, देखो। कैंसर एंड अ लार्ज नंबर ऑफ देम डाई फ्रॉम इट एनुअली। ध्यान रखना, कैंसर के कारण क्या होता है? लार्ज नंबर में, थोड़े बहुत नहीं, डाई एनुअली, डाई करते हैं, मर जाते हैं, मौत हो जाती है। ठीक है, द मैकेनिज्म दैट अंडरलाइन डेवलपमेंट ऑफ कैंसर और ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान रखना, अब कैंसर कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, अंडरलाइन डेवलपमेंट ऑफ कैंसर का, ठीक है ना, वो कैसा है, तो देखो क्या होता है वो समझो। क्या है
कि जो नॉर्मल सेल होती है, सपोज या नॉर्मल सेल, ठीक है, तो उसके अंदर डी हमारे अंदर क्रोमोजोम होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम देखने को मिलते हैं, बिल्कुल उन्हीं के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है हमारे, उन्हीं के अंदर क्या देखने को मिलता है हमारे को, उन्हीं के अंदर हमारे को क्या देखने को मिलता है, डीएनए देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है ऐसे लेयर्स के फॉर्म में, ठीक है। अब यह जो डीएनए प्रेजेंट है, इनके अंदर म्यूटेशन के कारण इनको यानी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, मतलब कि हमारे अंदर एक ऑन को जीन प्रेजेंट होती है, क्या प्रेजेंट होती है यहाँ पर, जीन। तो जीन के अंदर जब म्यूटेशन हो जाता है, ध्यान रखना, जीन के अंदर जब म्यूटेशन हो जाता है तो उसका ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जीन क्या कंट्रोल करती है, ये जीन जो होती है वो सेल डिवीजन को कंट्रोल करने का काम करती है। किसको काम करने का, सेल डिवीजन। ध्यान रखना, ये किसको काम करने का काम करती है, इसका काम होता है सेल डिवीजन। इसका काम क्या होता है, सेल डिवीजन को काम करने का काम होता है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होती है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ नॉर्मल सेल टू टू रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ द सेल, मतलब जितनी जरूरत है उतना ही ग्रोथ कराना है ना। जैसे एक सेल है ग्रो कर रही है, अब वो दूसरे सेल के जब कांटेक्ट में आई है, उसको जो ग्रोथ करने का जो फैक्टर ये जितना उसे ग्रोथ करना चाहिए था, ठीक है, उतना ग्रोथ करने के बाद उसकी ग्रोथ नहीं होगी, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ऑनकोजीन प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन यदि ऑनकोजीन का जो जीन थे हमारी ऑनकोजीन, उसका क्या हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, ठीक है ना। तो ऑनकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन जो होता था सेल के कारण, तो जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है, फिर सेल को कोई नहीं रोकता, फिर सेल डिवाइड पे डिवाइड, डिवाइड पे डिवाइड, डिवाइड पे डिवाइड, डिवाइड पे डिवाइड करती चली जाती है, चली जाती है, फिर कभी नहीं रुकती वो, ठीक है ना, फिर वो कभी नहीं रुकती। फिर डिवीजन लगातार चलता रहता है, डिवीजन जो है वो लगातार चलता रहता है, बिल्कुल। अब आगे एनसीईआरटी क्या लिखती है, इट्स ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल हैव सम ऑफ द मोस्ट इंटेंस एरिया है रिसर्च इन बायोलॉजी और मेडिसिन में। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंटेंस एरिया यदि आपसे कोई पूछता है बायोलॉजी और रिसर्च के अंदर, सिर्फ बायोलॉजी में नहीं, पूरी रिसर्च के अंदर, सब ये आजकल मतलब मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट या बोलते हो डॉक्टर जो भी है, पूरी दुनिया इसी के पीछे भाग रही है कि किसी प्रकार कैंसर का इलाज मिल जाए, क्योंकि ये बहुत डेडली, मोस्ट ड्रीडेड डेडली डिसीजों में एक है, मोस्ट डेडली ड्रीडेड डिसीजों में से एक डिसीज है ये, बिल्कुल, बिल्कुल। अब आगे देखो क्या कहती है एनसीईआरटी, इन आवर बॉडी, अब देखो क्या है, इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड होता है। अब देखो क्या होता है, समझो कि हमारी जो बॉडी है उनके अंदर क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन जो होता है वो, और जो सेल का डिवीजन होता है वो हाईली कंट्रोल्ड होता है। मतलब मैंने बताया तुम्हारे अंदर हमारे को डीएनए होता है, हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए, तो डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन है, जीन प्रेजेंट है, वो जीन जो है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी शो करती है, मीन्स उसके पास पावर होती है कि कितना है ना, कितना डिवीजन कराना है, कितना ग्रोथ कराना है, तो उसके कंट्रोल है ना, तो उसे अपन क्या कहते थे, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की पावर होती है। लेकिन कैंसर सेल के अंदर क्या होता है, वो जीन के अंदर म्यूटेशन हो सकता है, तो इसके कारण ऑनकोजेनिक ट्रांसमिशन हो जाता है, नो, ठीक है। तो इन कैंसर सेल देयर इज अ ब्रोकन ऑफ द रेगुलेटरी मैकेनिज्म, ये जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो ब्रोक हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो जीन का म्यूटेट हुआ है ये। और अब नॉर्मल सेल जो प्रॉपर्टी शो करती हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की, वो लॉस्ट हो जाती है बाय वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विद अदर सेल इनहिबिट एंड देयर, हाँ, दूसरे सेल के साथ कॉन्टैक्ट में आने पर उनका कंट्रोल ग्रोथ जो है वो रुक जाता है, ठीक है। लेकिन वर्च्यू ध्यान रखना, लेकिन कैंसर सेल जो होती है, ध्यान रखना, ये तो हो जाएगा लेकिन नॉर्मल सेल के साथ, लेकिन यदि कैंसर सेल होगी तो कैंसर सेल हैव टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी, ध्यान रखना, कैंसर सेल कौन सी प्रॉपर्टी लॉस्ट कर देती है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी जो है कैंसर सेल लॉस्ट कर देती है। ऐसा रिजल्ट ऑफ दिस कैंसर सेल जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड गिविंग राइज टू मासेज ऑफ सेल कॉल्ड ट्यूमर, ध्यान रखना, जिसके कारण मासेज ऑफ सेल बन जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ध्यान रखना, यही यही क्या होते हैं, ट्यूमर होते हैं, यही क्या होते हैं, ट्यूमर होते हैं। तो ट्यूमर जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर, ध्यान रखना। अब ट्यूमर भी दो प्रकार के होते हैं, बिनाइन ट्यूमर हो गए और मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गए। कौन कौन से ट्यूमर हो गए, बिनाइन ट्यूमर हो गए और मैलिग्नेंट ट्यूमर, कौन कौन सी ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, ट्यूमर क्या है, कैंसर क्या है, कैंसर क्या है कि भाई हमारे जो हमारा जो सेल होता है उसके अंदर जो जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है उसके अंदर जीन होती है, जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाती है, तो जिसके कारण, और जो उसी जीन के कारण कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है, वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है वो लॉस सेल, उस सेल्स के अंदर लॉस्ट कर जाती है, और जैसे ही वो सेल करती है सेल अनकंट्रोल ग्रेथ शो करने लगती है, और ये अनकंट्रोल सेल के जो मासेज बनते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर्स बोलते हैं। अब ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं, बनान ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बनान ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर क्या अंतर है कि बनान ट्यूमर जो होता है वो स्पेसिफिक एरिया के अंदर या स्पेसिफिक जो सेल्स हैं जिनकी अनकंट्रोल ग्रोथ है वहीं पर सीमित रहता है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के अंदर ट्रांसफर भी हो सकता है ब्लड के थ्रू, ध्यान रखना, ठीक है।
तो बेनाइन ट्यूमर तो नॉर्मली जो होता है रिमेन कन्फाइंड, ध्यान रखना। बेनाइन ट्यूमर जो होता है वो ज़्यादातर कन्फाइंड रहता है, ध्यान रखना। बेनाइन ट्यूमर रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन के अंदर एंड डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स, के अंदर नहीं फैलता है, अदर पार्ट्स में स्प्रेड नहीं होता ऑफ द बॉडी एंड कॉज लिटल डैमेज करता है। लिटल डैमेज तो नहीं, पर हाँ लिटल डैमेज कह सकते हैं मैलिग्नेंट के कंपेरिजन में, पर डैमेज तो ये भी करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो इसमें तो भाई डायरेक्ट मौत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये तो भाई मतलब एक जगह होगा है तो दूसरा जगह जाएगा, लीवर में होगा किडनी में पहुंचेगा, किडनी में होगा ब्लड में पहुंचेगा, ब्रेन में पहुंचेगा, प्रत्येक ऑर्गन में फैल जाएगा, स्टोमक में हो जाएगा, ध्यान रखना। मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑन द अदर साइड ऐसा मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग, मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो क्या होता है, वो मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग, ध्यान रखना क्या होता है। मालिग्नेंट ट्यूमर आर ऑन द अदर हैंड आर क्या था, मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल कॉल्ड न्यूप्लास्टिक, ध्यान रखना, जिसे हम बोलते हैं न्यूप्लास्टिक और ट्यूमरल सेल, ध्यान रखना। इसे हमने क्या बोला, न्यूप्लास्टिक बोला, जिन्हें हम क्या बोलते हैं न्यूप्लास्टिक बोल दो या ट्यूमर सेल्स बोल दो, क्या बोल दो, न्यूप्लास्टिक या ट्यूमर सेल। यह जो ट्यूमर सेल होती हैं जिन्हें हमने बोला न्यू प्लास्टिक सेल या ट्यूमर सेल, दी सेल ग्रो वेरी रैपिडली, ये कैसे ग्रो करती हैं, वेरी रैपिडली ग्रो करती हैं, ठीक है ना। और इनका जो वेरी रैपिड ग्रोथ के कारण इनका जो ट्रांसफर हो जाता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, ध्यान रखना। तो दो प्रकार से कैंसर हो सकता है, दो प्रकार से कैंसर हो सकता है, एक तो होता है ट्यूमर वाला बनान ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो ट्यूमर जो होता है वो दो प्रकार से देखने को मिलता है, ध्यान रखना। वैसे कैंसर जो है वो बनान ट्यूमर को ही अपन कह देते हैं, ठीक है ना जनरली। तो जो ट्यूमर असलियत में दो प्रकार का होता है, ट्यूमर यानी मास ऑफ अनकंट्रोल ग्रोथ सेल्स होती है, उनके दो प्रकार का होता है, बनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। और जो बनाइन ट्यूमर है, ध्यान रखना, और जो बनाइन ट्यूमर यदि हम बात करें किसकी बात करें, यदि हम बात करें बनाइन ट्यूमर की, सुनना। बनाइन ट्यूमर जो है तो वो तो नॉर्मली लिटल डैमेज करता है और स्पेसिफाइड एरिया के अंदर, स्पेसिफाइड ऑर्गन के अंदर रहता है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो ट्रांसफर होता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन और डैमेज भी करता है, called neoplastic or tumor in the cell. These cells grow very rapidly, invading and damaging the invading and damaging, ठीक है, द सेल्स इन्वेड भी करेगा, डैमेज भी करेगा, सेल्स को ग्रो भी कराएगा। तो इसके कारण स्टारवेशन भी होता है, लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्यों, इतना ज़्यादा सेल डिवीजन जो हो रहा है, ठीक है। तो जब मेलिक ऑन द अदर एंड द मास ऑफ ऑल न्यूप्लास्टिक ट्यूमर, ठीक है, न्यूमर सेल दी सेल ग्रो वेरी रैपिडली, है ना, इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज को, ठीक है ना। एज दी सेल्स एक्टिवली डिवाइड, ऐसे जो सेल होती हैं वो एक्टिवली डिवाइड करती हैं एंड ग्रो, दे आल्सो स्टार द नॉर्मल सेल को भी स्टार कर देती हैं, जो सेल नॉर्मल है उनको भी स्टार कर देती हैं, उनकी भी न्यूट्रिशन के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर वेट लॉस भी देखने को मिलता है, इसी कारण हमको इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, वेट लॉस भी देखने को मिलता है, ठीक है। As the cell actively divide and grow, they starve the normal cell by competing for the vital nutrient. सेल स्लाउड, जो सेल स्लॉट होता है, ध्यान रखना क्या लगता है, सेल स्लॉट, ठीक है। फ्रॉम सच ट्यूमर रीच डिस्टेंट साइड, ध्यान रखना, दूसरी साइड पे पहुंच जाते हैं ब्लड के थ्रू एंड वॉट एवर दे गेट लॉस, जहाँ पर भी वो अटकते हैं वहाँ पर नया ट्यूमर कर देते हैं, दे स्टार्ट नया ट्यूमर बना देंगे। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटास्टेटिस, और ये सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी और इसी से सबको डर लगता है, मतलब इसका नाम है खौफ। मेटास्टेसिस जो प्रॉपर्टी होता है इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी होती है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की, ध्यान रखना। कि किसी को मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो उसको सिर्फ सबसे मतलब क्या ही कहने, अब तुम खुद समझ जाओ भाई, ठीक है ना, खुद समझ जाओ। मतलब मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी यही तो सबसे खतरनाक है बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर, सबसे बुरा बुरा जो अंतर किया है इसी ने तो किया है मैलिग्नेंट ट्यूमर। और इसलिए तो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब डेंजरस होते हैं। बेनाइन ट्यूमर जो होते हैं वो तो जैसे आपको ट्यूमर हो गया, कहाँ पर ट्यूमर हो गया, थायराइड ग्लैंड के अंदर ट्यूमर हो गया, ठीक है, तो उसके अंदर काम थोड़ा बहुत चल सकता है, काम तो गड़बड़ तो दोनों में है ना। आपको थोड़े पैर में दिक्कत हो गई, मतलब जहाँ पर भी ट्यूमर हो गया, ठीक है, तो वो ब्रांड ट्यूमर होगा वो रेस्ट्रिक्टेड रहेगा जो थोड़ी सी जगह में, तो उसके अंदर दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि मैलिग्नेंट ट्यूमर रहा होगा तो वो तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि उसकी एक प्रॉपर्टी होती है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्यूमर सेल टू ट्रांसफर फ्रॉम द वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन थ्रू द ब्लड एंड द पार्ट वेयर दे लॉग दे स्टार्ट द न्यू ट्यूमर एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द मेटास्टेसिस एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द मैलिग्नेंट ट्यूमर की, सबसे फियर्ड प्रॉपर्टी है, डरावनी प्रॉपर्टी है। अब हम बात कर रहे हैं कॉजेज ऑफ कैंसर की, कैंसर जो है उसके कॉज क्या हैं, कैंसर जो है उसके कॉज क्या हैं, तो कॉजेज ऑफ कैंसर क्या है उसकी यदि हम बात करें, सुनना। तो कैंसर का जो कॉज होता है वो हमने बता दिया कि सेल, हमारी सेल होती है, सेल के अंदर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए के अंदर जीन प्रेजेंट हो, उनको जी वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी शो करती है। जब उसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है तो हमारे अंदर सेल डिफरेंशिएशन और सेल का जो डिवीजन होता है वो बहुत ही जना रेगुलेटेड होता है। लेकिन जब उसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है तो उसके अंदर क्या होता है,
हमारे अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है तो सेल के अंदर अनकंट्रोल ग्रोथ देखने को मिलती है। तो यानी अनकंट्रोल ग्रोथ के मासेस को हम ट्यूमर बोलते हैं। तो ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं, बनायन और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बनायन ट्यूमर जब बोलते हैं जब जो ट्यूमर होता है वो स्पेसिफिक एरिया के अंदर कंस्टेंट रहता है, वो स्प्रेड नहीं होता, और लेटरल डैमेज करता है। और मैलिग्नेंट ट्यूमर जब बोलेंगे जब वो ट्यूमर है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर स्प्रेड हो जाए थ्रू द ब्लड के थ्रू जाए, और उसी प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस कहते थे। और ये सबसे मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी होती है कैंसर की। अब तक हमने इतनी बात करी है बस। हाँ बिल्कुल। अगले आगे क्या लिखती है एनसीईआरटी, ट्रांसफ्यूजन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल। ध्यान रखना जो नॉर्मल सेल हैं वो जो हमारी नॉर्मल सेल होती हैं, ध्यान रखना जो नॉर्मल सेल है, ठीक है। तो नॉर्मल सेल को हम बोलते हैं न्यूप्लास्टिक सेल के अंदर कन्वर्ट कैसे होती हैं। जो नॉर्मल सेल है वो न्यूप्लास्टिक सेल के अंदर आकर कन्वर्ट कैसे हुई। मान लिया कि नॉर्मल सेल थी, फिर वो न्यूप्लास्टिक सेल में कन्वर्ट, पर न्यूप्लास्टिक सेल जो होती हैं वो कैंसर करती हैं, ठीक है। लेकिन सवाल ये आता है ना कि न्यूप्लास्टिक सेल जो है वो नॉर्मल सेल के अंदर बदली कैसे है, ठीक है, वही सवाल आता है, उसी को हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो कॉजेज ऑफ कैंसर की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल में भी इंड्यूस्ड बाय, इसके पीछे चारों कारण हो सकते हैं, फिजिकल भी, केमिकल भी, बायोलॉजिकल, तीनों रीजन हो सकते हैं। मतलब फिजिकल रीजन भी हो सकता है, केमिकल रीजन भी हो सकता है, बायोलॉजिकल। फिजिकल मतलब अपने आप म्यूटेशन हो जाए, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि ना, लेकिन ये वही चांस होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। और फिजिकल, ठीक, और केमिकल भी हो सकता है और बायोलॉजिकल। यदि दीज एजेंट आर कॉल्ड कार्सिनोजन, ध्यान रखना जो कैंसर करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कार्सिनोजन कहते हैं, ध्यान रखना। तो कैंसर क्या होते हैं, तो कार्सिनोजन क्या होता है, कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेज आर नोन एज वो कार्सिनोजेंस। और बोल दो कार्सिनोजेंस आर द सब्सटेंसेज दैट इंड्यूस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नॉर्मल सेल इनटू न्यू प्लास्टिक सेल। तो पूछेगा वो व्हाट आर कार्सिनोजेंस, तो आपको बोलना है द कार्सिनोजेंस आर द सब्सटेंसेज दैट इंड्यूस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यू नॉर्मल सेल्स इनटू द कैंसरस न्यू प्लास्टिक सेल। ध्यान रखना अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन कर सकता है, तो आयोनाइजिंग रेडिएशन कर सकती है, ध्यान रखना। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन नहीं कर सकती, सिर्फ आयोनाइजिंग रेडिएशन। कौन कौन सी, एक्सरे हो गई आयोनाइजिंग होती है, गामा रेज आयोनाइजिंग होती है, ठीक है, एक्सरे हो गई, गामा रे हो गई, ठीक है। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है लाइक यूवी, वो भी कर सकती है, लेकिन कॉज डीएनए डैमेज लीडिंग टू न्यूप्लास्टिक ट्रांसपोर्ट। अब ध्यान रखना मुझसे गलती से बोल गया था न्यूप्लास्ट, नॉन नहीं, नॉन आयोनाइजिंग भी कर सकती है और आयोनाइजिंग भी कर सकती है। आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि एक्सरे हो गए और गामा रे, ध्यान रखना आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन कौन सी होती है, एक्सरे और गामा रे। आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन कौन सी होती है, एक्सरे होती है, गामा रे होती है, एक्सरे होती है, गामा रे होती है, ध्यान रखना एक्सरे होती है और गामा रे होती है, एक्सरे होती है और गामा रे होती है, एक्सरे और गामा रे दोनों, ठीक है। तो कॉजेज ऑफ कैंसर की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल में भी इंड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट। दीज एजेंट आर कॉल्ड कार्सिनोजन, कहते हैं इंड्यूसिंग। ध्यान रखना आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन कौन सी होती है, तो एक्सरे और गामा रेज होती है, वो आयोनाइजिंग होती है, ध्यान रखना एक्सरे और गामा रेज होती है वो आयोनाइजिंग होती है, बिल्कुल। और नॉन आयोनाइजिंग भी होती है, जैसे कि तुम्हारी जो यूवी रेज है, ध्यान रखना यूवी रेज जो होती है वो कैसी होती है, नॉन आयोनाइजिंग होती है, बिल्कुल अल्ट्रावायलेट रेज होती है ना, नॉन आयोजिंग, वो भी डीएनए डैमेज करती है, लीडिंग टू न्यू प्लास्टिक ट्रांसफर। द केमिकल कार्सिनोजन प्रेजेंट, जो केमिकल कार्सिनोजन प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखना हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल कार्सिनोजन प्रेजेंट होते हैं, यदि हम उनकी बात करें, ठीक है, तो यदि हम केमिकल कार्सिनोजन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, केमिकल कार्सिनोजन की, प्रेजेंट इन टबैको के अंदर प्रेजेंट होती है, स्मोक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। टबैको को आप बंद करो या टबैको को खाओ, टबैको किसी भी फॉर्म में कंज्यूम करो तो वो कार्सिनोजन ही है। टबैको स्मोक हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ मेजर कॉज होता है लंग कैंसर का, भाई है ना। फिर भी इन जो जान वो हमारे इंसान है जिन्हें हम जानवर बोल सकते हैं, क्योंकि इंसान जो है ना इन्हें एक दूसरी भाषा में जानवर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुमको लगेगा कि नहीं जानवर ही हैं, जो इंसान टबैको का इस्तेमाल कर रहा है, जो इंसान स्मोक कर रहा है, वो एक प्रकार से जानवर ही है, आप उसे जानवर ही कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस ही तो नहीं है भाई। ह्यूमन को ह्यूमन को जो है डिफरेंट क्या बनाता है, उसका सेल्फ कॉन्शियसनेस। ह्यूमन को जो है समझदार कैसे बनाता है कि उसका सेल्फ कॉन्शियसनेस, कि उसके अंदर समझ है कि मेरे को लिए क्या हानिकारक है, क्या हानिकारक नहीं है मेरे स्वास्थ्य के लिए, ठीक है ना, क्या जो है मेरे लिए जो है हेल्थ हेल्थ के लिए वो परफेक्ट है, कौन नहीं है, ठीक है, कौन कैंसर कर सकता है, कौन सा उसे पता है, ठीक है, यही तो है। अब जानवर को क्या पता इससे कैंसर होता है या नहीं होता, उसे थोड़ी ना पता है जानवर को कि इससे कैंसर हो जाता है इससे नहीं होता, वो तो चलता रहता है कुछ भी कर लेगा, लेकिन वो फिर भी वो नहीं करता, उसको फिर भी पता लग जाता है कि ये जो होता है वो हार्मफुल सब्सटेंस है, क्योंकि प्लांट ने बनाया है इसको, ठीक है। द केमिकल कार्सिनोजन प्रेजेंट इन टबैको स्मोक हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर, जिसे हम कह सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और कैंसर कॉजिंग वायरसेज जो होते हैं उनको हम बोलते हैं ओन्कोजेनिक वायरसेज, ध्यान रखना कुछ कैंसर जो होते हैं वो वायरस के कारण भी होता है, जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस होता है, वो
वो भी वायरस करने का काम करता है, जैसे वायरल ऑन्कोजेंस भी कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वायरल ऑन्कोजेंस। फर्दर मोर सेवरल जीन जिन्हें हम बोलते हैं सेलुलर ऑन्कोजेंस, ध्यान रखना, एंड प्रोटो ऑन्कोजेंस कहते हैं, हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल व्हिच व्हेन एक्टिवेटेड अंडर सर्टेन कंडीशन के अंदर एक्टिवेट हो जाती हैं, कोड लेड टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है सेल का। तो मतलब निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष बताओ तुम इसका। तुमको यदि निष्कर्ष जानना है तो निष्कर्ष को समझ लो। निष्कर्ष यह है कि जो तुम्हारा है ना कैंसर है या बोलो ट्यूमर है, वो उसको वो होंगे कार्सिनोजन, कार्सिनोजन से होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कार्सिनोजन कहते हैं, बिल्कुल। अब समझो बात को कि कार्सिनोजन जो है वो क्या क्या हो सकते हैं, तो ध्यान रखना, मैं समझ रहा हूँ। पहला कार्सिनोजन जो हो सकता है वो हो सकता है तुम्हारा आयोनाइजिंग रेडिएशन, जैसे कि एक्सरे और गामा रे। दूसरा हो सकता है तुम्हारा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, जैसे कि तुम्हारा यूवी रे। अगला हो सकता है तुम्हारा कार्सिनोजन सब्सटेंसेज, केमिकल सब्सटेंसेज, जैसे कि टमैको हो गया, टमैको बर्न करने पर भी हो जाएगा, ठीक है। साथ के साथ सेलुलर ऑन्कोजन भी देखने को मिलते हैं। हमारी सेल होती है सेलुलर से, हमारी जो सेल होती है उनके अंदर कुछ जीन होती है प्रोटो ऑन्कोजन, यदि उनको एक्टिव कर दिया जाए, उनको यदि एक्टिव कर दिया जाए सर्टेन कंडीशन के अंदर, ध्यान रखना, जो हमारी सेल होती है वो प्रोटो ऑन्कोजन होती है, वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होती है, ध्यान रखना आपको। प्रोटो ऑन्कोजन किसके फॉर्मेट में होती है, इनएक्टिव फॉर्मेट में होती है। हमारी सेल के अंदर प्रोटो ऑन्कोजन जो जीन होती है वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होती है, लेकिन प्रोटो ऑन्कोजन जीन के अंदर जब एक्टिव होने लगती है तो वह प्रोटो ऑन्कोजन जो होती है वो न्यूप्लास्टिक सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो वह ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन शो करता है, ध्यान रखना। तो एक्टिवेटेड नॉट लेड टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन लिखा भी है, यदि आप उसे, ठीक है ना, कर देंगे कॉज, तो उसके कारण क्या हो सकता है, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है सेल के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारे कॉज हो गए, कौन कौन से कॉज हो गए कि भाई, एक तो हो गया हमारा, देखो, एक तो हमारा हो गया आयोनाइजिंग रेडिएशन में एक्सरे, ठीक है, और गामा रे। नॉन आयोनाइजिंग के अंदर यूवी रे, केमिकल सब्सटेंसेस के कारण हो सकता है। साथ के साथ सेलुलर ऑन्कोजन, जैसे प्रोटो ऑन्कोजेनिक जो जीन्स होती है वो उनको यदि एक्टिवेट कर दिया जाए तो वो भी, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन दिखा सकती हैं। साथ के साथ कुछ ऑन्कोजेनिक वायरस भी होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस होता है, वो भी कैंसर करने का काम करता है, वो भी क्या कर सकता है, कैंसर कर सकता है, ठीक है ना। अगर अब हम आगे देखें, देखो, यदि हम बात करें कैंसर डिटेक्शन और डायग्नोसिस की, किसकी बात करें, कैंसर के डिटेक्शन और डायग्नोसिस की बात करें।